এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। নমস্কার, হেলথ এক্সপ্রেসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি বিপ্লব। আজ আবার ঠিক শনিবার আরেকটা নতুন এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। হ্যাঁ, প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের একটু ব্যতিক্রম বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকে। এবার একটু আপনারা জানেন, চিকিৎসা বিষয় নিয়ে আলোচনা মানে একটু স্বতন্ত্র আলোচনা না হলে আপনাদের জানার জায়গাটা একটু কম থাকে। তাই আজকে আমরা চিন্তাভাবনা করেছি এমন একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব, যেটা হয়তো আপনারা সরাসরি কথায় কথায় বলে থাকেন বা হয়তো তার তাৎপর্যটা বুঝতে পারেন না। আমি এই রকম একটি বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমাদের ঠিক এই চারটের অনুষ্ঠান, আর এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু দর্শকদের সচেতন করি, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করি। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই অনুষ্ঠানে আমরা শুধু করতে পারছি যেটার জন্য, সেটা হচ্ছে আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল, একদম পরিকাঠামো সর্বোত্তম। আর সেখানকারই বিশিষ্ট চিকিৎসকরা আসেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করতে। আমার সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর সঞ্জীব কুমার। অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনাকে পাওয়ার জন্য। তবে এবার আপনার সঙ্গে কথা বলবো, এবার বলে দিই আমরা কী নিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলবো। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলবো, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ইনফেকশান। আপনারা কথায় কথায় বলেন তোর চোখে ইনফেকশান হয়ে গেছে, তোর পেটে ইনফেকশান হয়েছে। এরা আমরা কিন্তু এই সর্বত্রই ইনফেকশান বিষয়টা কি, এটা তো খায় না মাখে, এটা হয় কিভাবে, এটা কোথায় কোথায় কিভাবে হয়, কেন হয়, এটা কি করলে আমরা এই ইনফেকশন থেকে দূরে থাকতে পারি, এই সমস্ত বিষয়টা নিয়ে। দেখুন, ব্যাপারটা খুব সহজ মনে হলেও ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজ নয়, জটিল। সুতরাং এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আপনারা কিন্তু একটা সঠিক বার্তা পাবেন যে ইনফেকশন কখন হয়, হলে কি করতে হয়, বা হওয়ার আগে আপনি কি করতে পারেন, সেইটা নিয়েই আমরা প্রথমে কথা বলবো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে, এবং আপনাদের এই সম্পর্কে একটা সঠিক জ্ঞান তৈরি হবে। প্রথমে বলি डॉक्टर हमारे कम्युनिटी में इन्फेक्शन के प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, इन्फेक्शन बेसिकली होता क्या है। इन्फेक्शन मतलब होता है, मेडिकल टर्म में बोले तो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि हमें ऐसे जीव जो कि हमें दिखते नहीं हैं, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब वो शरीर के अंदर आते हैं तो जो बीमारियां होती हैं उनसे, उनको ही बेसिकली हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं। मतलब कि इन्फेक्शन का मतलब ही हो गया कि आपके शरीर के अंदर में कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई ना कोई जर्म्स आपके शरीर के अंदर में आ गया है, जो कि आपको डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यही इन्फेक्शन है। अभी कम्युनिटी लेवल पे इन्फेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके प्रिवेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है, हम लोग बात बात में बोलते हैं उनको इन्फेक्शन हो गया था, उनको ये वाली इन्फेक्शन हो गई थी, ठीक है। तो इन्फेक्शन का बर्डन हमारी सोसाइटी पे बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग के सोसाइटी में बहुत लोगों को बहुत तरह की इन्फेक्शंस होती हैं, और सबसे जो समझने वाली बात है कि इन्फेक्शन जो है ना, वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल जो चीज़ें हैं लाइफ की, अगर उनको आप रूटीन में फॉलो कीजिएगा तो बहुत हद तक ऐसा है कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। आपको ये समझना होगा कि जब आप एक बार इन्फेक्टेड होते हैं तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपको हॉस्पिटल में एडमिशन हो सकता है करना पड़े, उससे बहुत सारा आपका फाइनेंशियल लॉस है, आपका शरीर में जो है जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका जो ये है आपकी लॉसेज हैं, उनसे बचने के लिए अगर आप
केवल कुछ जो बेसिक जो चीज़ें हैं जिनसे कि इन्फेक्शंस को रोका जा सकता है, वैसे चीज़ों को अगर आप समझ पाए ना, और वैसे चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लें, ठीक है, तो इन्फेक्शंस को आप बहुत हद तक प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अभी देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी इन्फेक्शन कहाँ से आता है, ठीक है, तो एक सोर्स होगा जहाँ पे कि इन्फेक्शन है, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सपोज एक आदमी है जिसके अंदर से मलेरिया का जर्म्स है, ठीक है, अभी वो क्या है, वो इन्फेक्टेड है, वो एक सोर्स है। वहाँ से एक दूसरा आदमी है जिसको कि जो कि नॉर्मल है, ठीक है, उसको अभी मलेरिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्टेड है वो सोर्स है, ये जो नॉर्मल है वो होस्ट है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में एक वेव है ना, एक आएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, ट्रांसफर होगा इन्फेक्शन। वो कैसे होगा? थ्रू मॉस्किटो होगा। तो मॉस्किटो जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अभी आपको ये समझना होगा कि अगर हम लोग प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हैं। एक हो गया सोर्स, एक हो गया आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक हो गया होस्ट। तीनों को अगर हम लोग अलग अलग तरीक़ों से वहाँ पे इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर दें तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जिसको मलेरिया हुआ है, अगर आप उसको मॉस्किटो नेट के अंदर में रखें, एकदम, ठीक है, तो मच्छर वहाँ तक जाएगा है ना, तो वो मच्छर काटेगा ही नहीं, तो मच्छर के को जो जर्म्स है मलेरिया के वो उसके अंदर पहुँचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका एट द लेवल ऑफ सोर्स आपका इंटरवेंशन हो गया, ठीक है। मलेरिया का मच्छर जो है जब वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो जो मलेरिया जो मच्छर के जो आपके फॉगिंग होती है वो कीजिएगा, मच्छरों को पनपने से रोकिए। उससे क्या होगा, मच्छर की वो जो है कम हो जाएगी, ठीक है, संख्या कम हो जाएगी, तो वो फिर होस्ट तक नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की तरफ से आप उसको रोक लिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि किसी कॉलरा है, ठीक है, वो क्या है, वो स्टूल से जो है वो पास होता है, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज है, स्टूल से पास होता है, ठीक है। तो जो स्टूल पास कर रहा है, अगर वो ओपन में स्टूल पास कर रहा है, ओपन डिफिकेशन कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा एसेसिबल है टू वाटर, ठीक है। अगर वो प्रॉपर टॉयलेट में जा रहा है तो वो अपना ड्रेन आउट हो जाएगा, वो मतलब म्यूनिसिपल जो आपके जो पीने का पानी में उसमें उसका मिक्सचर होने के चांसेस नहीं है। तो अगर सोर्स की बात करें तो आप उसको ऐसी जगह दीजिए कि मतलब ओपन डिफिकेशन उसको रोकिए, ठीक है। आपको पानी जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो पानी को आपको क्या करना है, पानी को जब भी पीना है फिल्टर करके पीना है या फिर बॉयल करके पीना है। और तीसरा है कि होस्ट, ठीक है। ये तो अब होस्ट के लेवल पे कैसे हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होगा कि हमारे पास इन्फेक्शन आएंगे, हमारी बॉडी के अंदर में इन्फेक्शन घुसने की चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा, बट वो इन्फेक्शन हमें, वो जर्म्स हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही जर्म्स हमारे पास आ रहे हैं ना, तो हमारी अपनी बॉडी के अंदर तो एक इम्यूनिटी है, ठीक है, एक इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिवेट होगी और इम्यून सिस्टम क्या करेगी, उन जर्म्स को मारने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर ठीक से काम कर रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है अच्छे से काम करेगा। अब ये इम्यूनिटी कहाँ से आएगी, ये हो सकता है कि हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी है, जो हम लोग अच्छे से अगर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अच्छे से योगा कर रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग रहेगी। या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, जो आपको वैक्सीनेशन के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर हमारी इम्यूनिटी है किसी भी अगर डिजीज को ये करने के लिए, रोकने के लिए, तो हमारे पास इन्फेक्शन आ भी जाएगा, जर्म्स हमारे ऊपर आ भी जाएंगे, तब भी वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो हमें डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे। तो तीनों ही लेडर पे, ठीक है, होस्ट के लेवल, सोर्स के लेवल पे, आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे और होस्ट के लेवल पे अलग अलग टाइप के इंटरवेंशंस करने से हम लोग इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर इन चीज़ों को हम लोग अगर अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत हद तक ऐसा होगा कि हमारा सोसाइटी जो है वहाँ पे इन्फेक्शन की रेट काफ़ी कम हो जाएगी। একদম আপনাদের একদম ডাক্তারবাবু যেটা খুব সুন্দর করে বললেন, হয়তো যারা হিন্দি বোঝেন না তাদের জন্য আমি এটা বলছি। ডাক্তারবাবু একটা কথা বলছি যে ইনফেকশন একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ছড়ায় কীভাবে। দেখুন কয়েকটি মাধ্যম আছে যেই মাধ্যম দিয়ে আমাদের ইনফেকশনগুলো কিন্তু ছড়ায় একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীর। যার বড় মাধ্যম হচ্ছে, ধরুন উনি যেটা বলতে চাইছেন, ধরুন কারোর বাড়িতে ম্যালেরিয়া হয়েছে, তা আপনি যদি ম্যালেরিয়া যা হয়েছে তার কাছাকাছি যদি থাকেন, সেই ম্যালেরিয়া রুগীকে যদি মশা কামড়ায়, মশা কিন্তু রোগের বাহক, এটা মাথায় রাখতে হবে। কারণ সে সেখানে কামড়ার পর যখন আপনার শরীরে এসে কামড়াবে, তখন কিন্তু সে কী নিয়ে আসছে, সে
সেই রোগটাকে বহন করে নিয়ে এসে আপনার কাছে নিয়ে আসছে। তাহলে বাঁচবার উপায় কি? বাঁচবার উপায় আছে, ডাক্তারবাবু বলছে খুব সহজ, ম্যালেরিয়া রুগীকে মানে তাকে একটা মশারির মধ্যে রাখা হোক। তাহলে কি হলো, সেখানে মশা যদি ঢুকতে না পারে তাহলে সেই রোগটা তো আর বাইরে যেতে পারছে না। একবার এবার ডাক্তারবাবু যেটা বলছে, তাহলে যদি না যেতে পারে তাহলে তো আপনার শরীরে সেই রোগটা আসার কোনো সমস্যা নেই। এবার আরেকটা কথা বলছে, যেটা ডাক্তারবাবু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছে, আমরা যদি পুষ্টিজাত খাবার খাই, নিয়মিত ব্যায়াম এবং শরীর চর্চার মধ্যে আমার শরীরকে সুস্থ রাখি, তাহলে আমাদের শরীরের মধ্যে একটা আলাদা ইমিউনিটি পাওয়ার তৈরি হবে। সেটা কিন্তু অনেক সময় আপনার শরীরকে প্রোটেকশন দেবে আপনাদের এই ধরনের ইনফেকশনের থেকে। তবে এইটা সবচেয়ে বড় কথা, যেটা পরিষ্কার বোঝা যায়, সাবধানতা, প্রতি মুহূর্তে সাবধানতা হওয়ার ভীষণ দরকার। পরবর্তী আমি আরেকটা প্রশ্নতে যাব, কোন সা লোগো সে ইনফেকশন ज़्यादा खतरा है? देखिए, किन लोगों में इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा होता है, या बोल सकते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी कम है। जैसे अभी मैंने बताया ना, जो होस्ट है हमारे, अगर उनकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो वो इन्फेक्शन उनके पास आके भी वो जर्म्स जो हैं वो इम्यूनिटी से किल्ड हो जाएंगे और वो इन्फेक्शन नहीं होगा। वैसे ही अगर जिनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर है, ठीक है, वैसे कौन से लोग हो सकते हैं? न्यूनेट्स हो सकते हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, जो एजेड लोग हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 60 ईयर्स के लोग हैं, ठीक है, उनको इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग नहीं होती है। प्रेगनेंसी में हो सकता है ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। और जो लोग सपोज जिनको की क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक लीवर डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, ठीक है, डायबिटीज है, HIV है, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, या फिर वो जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रही हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स खा रहे हैं, जिससे कि इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो ऐसे लोगों में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। और एक कैटेगरी जिसमें कि इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है, वो ऐसे लोग होंगे जो कि गंदगी, जिनके घर के आसपास ज़्यादा गंदगी है, तो या फिर जिनको जो लोग ओवर क्राउडिंग में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप ऐसे ही बोल रहे हैं, जो ज़्यादा क्राउड जहाँ है वो इन्फेक्शन वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन है, वहाँ इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा है। अच्छा, एक बात है, जो इन्फेक्शन का तरीका कौन तरीका है, अगर बता सकते हैं? मैंने इन्फेक्शन फैलने का जो तरीका है, जैसे पानी से। हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, देखिए, इन्फेक्शन को फैलने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। पहला है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन मतलब होता है कि डायरेक्ट जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा और इन्फेक्शन फैलेगा। जैसे मान लीजिए किसी को स्कैबिज है या फंगस का इन्फेक्शन है, तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है, ट्रांसमिट हो जाएगा। दूसरा है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन का ही सेकेंड एक एग्जाम्पल होता है, एक वेरिएंट होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये तो क्या, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है कि जो जिसके बॉडी में जर्म्स हैं, वो तो अपने आसपास की सराउंडिंग में वो तो उस जर्म को फैला रहा है। मान लीजिए कि किसी को एक वुंड है, ठीक है, जहाँ से कि पस निकल रहा है, ठीक है। अब वो पस जो है वो कवर किया हुआ नहीं है, और वो उसके बेड के आसपास में जो सरफेसेज हैं वहाँ पे तो वो पस कभी ना कहीं लग गया है, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो तो क्या है, वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे तो लगा हुआ है। आपने कुछ नहीं, पेशेंट को कभी टच नहीं किया लेकिन उसके सराउंडिंग में जो ऐसे जो है वो हाथ को ऐसे स्वाइप कर लिया, अब आपके हाथ में आ गया वो इन्फेक्शन। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन डायरेक्ट हो सकता है बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट से, या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकता है फ्रॉम द सरफेसेज, नियर बाई सरफेसेज, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो एक वो होता है खांसने और छींकने वाले। अभी इस टाइप के जो ट्रांसमिशन होते हैं ना, जो खांसने और छींकने वाले होते हैं, ये दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। एक होता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन और एक होता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ठीक है। अभी ड्रॉपलेट और एयरबोर्न में अंतर क्या होता है? ड्रॉपलेट का एग्जांपल होता है जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कफ हो गया, ठीक है, ये सब जो हैं ये आपको पर्ट्यूसिस हो गया, ये सब जो हैं वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के एग्जांपल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो जो इन्फेक्टिव जर्म्स जो है ना वो निकलते हैं इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, जो थोड़े भारी होते हैं, ठीक है, 5 माइक्रोन से थोड़े से ज़्यादा होते हैं उनका साइज। अब वो क्या होता है कि भारी होने के कारण, ग्रेविटी के कारण वो बैठ जाते हैं फ्रॉम द सरफेस। तो जब सपोज आप किसी ऐसे पेशेंट के सामने हैं जिनको कि खांसी सर्दी है, अब उसने आपके मुंह पे खांस दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट आपका जो है बॉडी उनके सिक्रीशंस के साथ में आ गया, तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा,
बट वो जैसे ही खांसा उसके बाद वो क्या हुआ, वो जाके सरफेस पे नीचे ज़मीन पे ग्रेविटी के कारण से वो फैल गया, ठीक है। तो अब वो सरफेस इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो होगा वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। अच्छा। जैसे किसी ने खांसा है तो खांसने के बाद क्या होगा, वो जाके उसके बगल के सरफेस पे जाके वो बैठ जाएगा। अभी वो सरफेस पे चूंकि बैठ गया है, अब आप आए, आपने पेशेंट को छुआ भी नहीं, बट आपने उस सरफेस को हाथ से छुआ, ठीक है, सरफेस को, नियर बाई सरफेस को छुआ है, तो क्या होगा, आपके हाथ में इन्फेक्शन गया, वो फिर आप ट्रांसमिट करेंगे। तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन आइदर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन भी होगा, और डायरेक्ट आपके मुंह पे अगर किसी ने स्नीज कर दिया या कफ कर दिया तो फिर वो ट्रांसमिशन हो जाएगा, ठीक है। एक और फॉर्म होता है जैसे कि टीवी में होता है, ये होता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ठीक है। ये अलग होता है ड्रॉपलेट्स से। इसमें क्या मतलब होता है कि ये जब टीवी के जो पेशेंट जब खांसते हैं ना, तो जो या बोलते हैं जब या खांसते हैं, तो क्या होता है कि जो जर्म्स जो निकलते हैं, टीवी के बैक्टीरिया जो निकलते हैं, वो ड्रॉपलेट फॉर्म में नहीं होते हैं, वो उससे भी बहुत छोटे फॉर्म में होते हैं, ठीक है, 5 माइक्रोन से नीचे होते हैं, और वो इतने हल्के होते हैं कि ग्रेविटी उस पर ज़्यादा असर नहीं डालती है, वो क्या है, हवा में ही तैरते रहेंगे। अच्छा, तो अब आप डिफरेंस समझिए क्या हो रहा है कि जो ड्रॉपलेट वाले ट्रांसमिशंस हैं, वो तो किसी ने आपके मुंह पे खांसा या छींका तो आपको पता है कि भाई मेरे उसकी सिक्रेशन मेरे बॉडी पे आई है, देन इसके लिए मैं बीमार पड़ा हूँ। खांसी के जो टीवी के जो पेशेंट्स हैं वो खांस दिए, ठीक है, उसके बाद से आप जो है 10 मिनट के बाद भी आप उस एरिया से आप गुजर रहे हैं, ठीक है, स्टिल वो बैक्टीरिया जो है ना, इट इज सस्पेंडेड इन द एयर। एकदम इसी बारे में हम थोड़ा अभी भी वो जो है एयर में है, और आप वहां से पास किए, आपको आपके ऊपर किसी ने नहीं खांसा है, ठीक है, बट স্টিল वो এয়ার में है, वो आपने ले लिया, ठीक है। ডাক্তারবাবু দুটো বিষয় আপনাদের সামনে খুব ভালো করে বলেন, আরো বিস্তারিত বলবে, তবু আপনাদের যারা হয়তো আমাদের বাংলার দর্শক রয়েছে তাদেরকে বলছি, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দুটো কথা বলছি। দেখুন, আমাদের আগে বাবা মা শিখিয়ে দিত কাশি বা হাঁচি দেওয়ার সময় হাত আগে ঢাক রেখে দেওয়ার জন্য, বা রুমাল বা কিছু একটা দিয়ে, এটার একটা কারণ আছে। কারণ আপনার আপনি যখন কাশিটা দিচ্ছেন বা হাঁচিটা দিচ্ছেন, তার সঙ্গে যে ড্রপটা পড়ছে, যে ইনফেকশনটা পড়ছে, সেটা বলছে ডাক্তারবাবু বলছে সেটা ভারী, এবং সেটা মাটিতেও পড়তে পারে এবং আপনার গায়েও সেটা পড়তে পারে। এটা সরাসরি এটা একটা ইনফেকশন যাওয়ার একটা বড় সুযোগ এর মধ্যে দিয়ে রয়েছে। এবং আরও একটা যেটা বললেন, যেটা শুনে এই মুহূর্তে আমি বলছি, আমি ভীষণভাবে মানে চিন্তার মধ্যে, যেটা হচ্ছে আপনাদেরকেও এই সূচনাটা দেই, যদি কেউ টিবি পেশেন্ট বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে কোথাও পরিবেশে থাকে, যদি হাসপাতালে আপনি কোনো টিবি রুগী দেখতে যান, সেই সময় মনে রাখবেন টিবি রুগীর যে খাসি বা তার যে হাঁচি বা খাসি যাই দিক, তার যে জামটা বলছে এতটাই হালকা থাকে এবং সেটা বাতাসের মধ্যেই থাকে, এবং আপনি সেখান থেকে একটু দূরে থাকলো, कुछ दूर अगर होगा तो अगर उस जगह पे वो क्रॉस कर रहे हैं थोड़े समय के बाद भी, মানে আপনি যদি তার পাশ দিয়েও যান, आपको लगेगा कि उसने तो आपके ऊपर खांसा नहीं था, बट वो जर्म्स तो एयर में सस्पेंडेड है ना। একদম, তার মানে বুঝতে পারছেন, এই কথার মধ্যে বলার মধ্যে একটাই কথা, তাহলে কি ডাক্তারবাবু একটা কথা বলছেন যে এই সময় মানে কোভিডের পর থেকে মানুষ একটা জিনিস শিখেছে, মাস্কটা একদম কমন রাখতে হবে। হ্যাঁ, মাস্কটা অ্যাটলিস্ট হসপিটালে তো হসপিটালে রাখতেই হবে। আরও এই বিষয়ে আরও অনেকগুলো বিষয় নিয়ে, আরে আমরা তো দুটো বিষয় জানলাম ডাক্তারবাবু, এইরকম 4টি উপায় আছে। খাদ্যের মধ্যে দিয়েও জাম যাওয়ার একটা বড় সম্ভাবনা রয়েছে, যদি এইটা একটু বিস্তারিত, মানে फूड से क्या क्या जाम अगर हमारा शरीर में। देखिए, खाने से जो है वो जो जर्म्स हैं, आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है, आपको टाइफाइड हो सकता है। मैंने आप किचन से बोल रहे हैं? हाँ, खाने से बोल रहा हूँ। अच्छा, फूड पॉइजनिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो हैं, इनको रोकने के लिए जो है हमें सबसे बड़ी बात है कि कुछ अगर बेसिक अगर हम लोग किचन की हाइजीन से अगर मेंटेन करते हैं ना, तो फिर हम लोग इन चीज़ों को रोक सकते हैं, बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। क्या चीज़ें हैं? पहले जब भी खाना बनाना शुरू करें, हाथ धोएं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। हाथ धो के खाना बनाना है। अच्छा, आपका जो रॉ मटेरियल जो भी आया है, रॉ फूड आया है, वेज हो नॉन वेज हो, उसको अच्छे से धो लें। जो बर्तन में आप खाना बना रहे हैं, हाँ, बर्तन, जो वेजिटेबल्स हैं आपके, उसको भी धो लेना है। जो आपको जो भी रॉ मटेरियल है उसको धो के करना है। चॉपिंग बोर्ड्स को आपको वेज एंड नॉन वेज के चॉपिंग बोर्ड्स अलग अलग रखने हैं, ठीक है। नॉन वेज में ऑब्वियसली ज़्यादा जर्म्स होंगे, तो दोनों को कंटामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, दोनों को अलग अलग रखिए, ठीक है। खाने को जहाँ पे स्टोर कीजिएगा, जो रॉ खाना है आपका, ग्रेन्स हैं,
ठीक है। ये सब को जहाँ पे आप स्टोर कीजिएगा वो स्टोरेज की जगह जो है वो सील्ड होनी चाहिए, ताकि रोडेंट्स जो हैं वो आपको चूहे या अच्छा, आपको बाकी चीज़ें जो हैं वो सेफ्टी में रहना चाहिए, कॉकरोचेज वो वहाँ पे नहीं लगे, उसको अच्छे से मतलब स्टोर करके रखिए, ठीक है। खाना उसके बाद जब आप खाना बना रहे हैं ना, तो ये ध्यान में रखना है कि खाना पूरी तरह से कुक्ड हो। अनकुक्ड फूड या अंडर कुक्ड फूड, ये दोनों में से ही इन्फेक्शन मरते नहीं है ठीक से, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, पैरासिटिक इन्फेक्शंस, टेपवर्म, ये सब ये बच जाते हैं, ठीक है। इसलिए खाना हमेशा अच्छे से पका हुआ, अच्छे से बना हुआ, अंडर कुक्ड फूड नहीं खाना चाहिए, हाफ कुक्ड फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अनकुक्ड फूड तो खाना ही नहीं चाहिए। और अच्छे से पक जाने से क्या होता है, जितने भी है वो हीट से मर जाएंगे। और क्या है कि आप जब खाना बना लिए, ठीक है, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको कंज्यूम कर जाएं, खा लीजिए, ठीक है। आप उसको रख के नहीं खाना है आपको, ঠিক আছে। একদম এই কথাটার প্রসঙ্গেই আপনাদের জানাই, যাদের বাড়িতে ফ্রিজ আছে তারা সাধারণত ফ্রিজে খাবার রেখে দেন। আমার ডাক্তারবাবুর কাছে একটা প্রশ্ন আছে আপনাদের জন্য, এই প্রশ্নটা, ये जो घर में खाना बनाता है, एक दिन का खाना बना लिया, तो सुबह का खाना शाम को खाने के लिए फ्रिज में रख देता है, क्या ये सही है? इसमें कि क्या फैल नहीं सकते इन्फेक्शन? देखिए मैं आपको बताता हूँ, फ्रिज में खाना रखने से बैक्टीरिया मरते नहीं हैं। फ्रिज की जो टेम्परेचर होती है 2 to 8 डिग्री सी, इस पर बैक्टीरिया मरते नहीं है, बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया जितने थे उतने रह जाएंगे, आपको मरेंगे नहीं, ठीक है। और तो आप सपोज किसी खाने को आपने अगर आपको स्टोर करना है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको फ्रिज में ट्रांसफ़र कीजिए। मैं तो बोलूँगा आप जितना फ्रेशली ले सकते हैं उतना लीजिए। अगर किसी खाने को आपको स्टोर करना है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको फ्रिज में डाल दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ है कि आप ऐसा सोचते हैं हम लोग कि अगर हम लोग खाना गर्म कर लिए, सपोज बोलते हैं कि ठीक है खाना गर्म कर लिया तो बैक्टीरिया तो उसके अंदर जो थे वो तो गर्मी से मर जाएंगे, वो तो हीट से मर जाएंगे। तो भाई मैं क्या करूँगा, मैं खाना को गर्म कर लूँगा। सपोज कल का खाना है उसको मैं क्या करूँगा, गर्म कर लूँगा। अभी गर्म करके खाऊंगा तो जितने बैक्टीरिया थे उसके अंदर वो तो सारे मर गए, टेंशन खत्म, अब तो मेरा खाना फिर से नॉर्मल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जो बैक्टीरिया जो हैं जो खाने के अंदर आ गए थे, गर्म करने से बिल्कुल तरीके से अच्छी तरीके से अगर गर्म कीजिएगा तो वो मर जाएंगे, नो डाउट। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्टेफाइलोकोकस हो गया, ये क्या करते हैं ना, जब खाने के अंदर आते हैं तो वो संग संग जो है ना अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करना शुरू करते हैं। टॉक्सिन मतलब पॉइजनस चीज़ें, ठीक है। अब वो टॉक्सिन्स खाने वो गर्मी से नहीं मरते हैं, मतलब ख़त्म नहीं हो जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया मर जाएगा बट उसके द्वारा जो टॉक्सिन जो उसने दे दिया है खाने के अंदर में वो तो रह जाएगा, और वो टॉक्सिन जो है वो क्या करेगा, वो फूड पॉइजनिंग करेगा, ठीक है। अच्छा। इसलिए अगर आप सोचेंगे कि कल का खाना आज गर्म कर लेते हैं अच्छे से फिर खा लेंगे तो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। একদম আপনাদের একদম পরিষ্কার কথা বলে দিই, বাড়িতে তো খাবার খাচ্ছেন, তো ডাক্তারবাবু যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে গরম খাবার খান, আর যে খাবারটা খাচ্ছেন সেটা যেন, যেটা খাচ্ছেন সেটা যেন সম্পূর্ণভাবে রান্না হয়, আর্ধেক সেদ্ধ করেই সেই খাবারটা খাচ্ছেন। আমি একদম পরিষ্কার ডাক্তারবাবুর কথার উপরে আপনাদের বলে দিই, আপনারা একবার নিজের মনে করে দেখে নেবেন যে কোনো সময় আপনারা চাল, আপনারা যে ভাত খান যেটা, সেটা যদি আর্ধেক কোনো রকমে করে খান, সেটা শরীরের মধ্যে গেলে দেখবেন শরীরে একটা নানা রকম সমস্যা তৈরি হয়, ভেতর থেকে একটা হজমের সমস্যা তৈরি হয়। তো যাই বলছেন যেটা খাবেন সেটা অন্তত ঠিকঠাক সেদ্ধ করে খাবেন, অর্থাৎ পুরো পাকিয়ে খাবেন। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ফ্রিজে রেখে আপনি খাবার খাওয়ার সময় একটু সচেতন, যতটা সম্ভব যতটা কম ফ্রিজে রাখা যায়। আপনি সবজি রাখতে পারেন, কাঁচা সবজি রাখার জন্য ঠিক আছে, হ্যাঁ, কারণ সেটা পরে আপনি রান্নার সময় সেটা আবার ইয়ে হবে। আপনি দুধ রাখতে পারেন, পরে আপনি সেটা আবার গরম করবেন। কিন্তু আপনাকে যেটা বলছে যে খাবার রেখে দিয়ে পরে আবার সেটাকে গরম করে খেলে আপনি একদম যে ইনফেকশন হবে না এই গ্যারান্টি কিন্তু দেওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তার খাবারের কথা আরেকটা বলছি, যখন আমরা খাবার খাই আমাদের মনে হয় সবাই আমরা দেখি থালা বাসন যেটা থাকে সেটাকে ঠিকমতো ধোয়া হয় না, সেই থালাতেই খেয়ে নেওয়া। মানে আমি বলছি যে বর্তন যখন আমি নেব, বর্তন অবশ্যই যখন খাবারটা নেবেন তখন সেটা যেন আপনাদের খাবারের থালাটা, যে পাত্রে খাবারটা নেবেন সেটা একবার ধুয়ে নেবেন। সম্ভব হলে বাড়িতে যদি সোপ কিছু থাকে তাতে ডিটারজেন্ট কিছু অবশ্যই ধুয়ে নেবেন, কারণ জাম কিন্তু এইভাবেই থাকে আর এইভাবেই যাবে, তারপরে যে সমস্যা হবে সেটা অবশ্যই আপনার সমস্যা হবে। তবে আরেকটা কথা ডাক্তারবাবুর কাছে জানতে চাইছি, हाथ धोने का जो तरीका है, इसमें तो हाथ धोने का जो तरीका है इसका बारे में आप थोड़ा खुल के बताइए थोड़ा।
ठीक है, मैं आपको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बताता हूँ कि हाथ धोने का तरीका अगर हमने सही से सीख लिया ना, तो मतलब 50% मेरा काम हो गया। ठीक है, तो WHO ने कहा है कि हाथ धोने में मिनिमम 20 सेकंड्स तो लगने ही चाहिए। एवरेज 20 to 40 सेकंड्स हमें हाथ धोने में लगाने हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं इस आप लोग के माध्यम से ये तरीका बताऊं आपको कि कैसे सही से हाथ धोने चाहिए। देखिए, पहला स्टेप बाय स्टेप जाइएगा तो 6 या 7 स्टेप बोले जाते हैं हाथ धोने के। फर्स्ट आपको क्या करना है, हाथ को भिंगा लेना है और आपने हाथ में जो है सोप ले लिया। ठीक है, अभी आपको देखिए, मेरे हाथों को देखिए और बिल्कुल अच्छे से समझिए। एवरी स्टेप हैज़ टू बी डन 5 टाइम्स। सभी को 5 बार आपको रिपीट करना है। आप फ्रंट पाम टू पाम, ये मेरे दोनों पाम है, पाम टू पाम 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या किया है कि बैक ऑफ द हैंड को आपको किया है और देखिए मेरी उंगलियां एक दूसरे के बीच में जा रही हैं। ठीक है, अब 1 2 3 4 5, यही अपोजिट हाथ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, पाम टू पाम विथ फिंगर इंटरलेस्ट। ठीक है, अब इस तरह मेरी उंगली आ गई एंड 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप होता है बैक ऑफ द फिंगर्स। बैक ऑफ द फिंगर्स कैसे, ऐसे ऐसे 3 4 5 और ऐसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद मेरा क्या स्टेप होता है, इसके बाद स्टेप होता है थम्स। थम्स जो लास्ट के जो स्टेप है ना वो छूट जाते हैं। थम्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे लास्ट का स्टेप होता है ये फिंगर नेल्स। ठीक है, ये फिंगर नेल्स को ऐसे रखिए 1 2 3 4 5। नाउ आप अपने हाथ को रिंस कर लीजिए। ठीक है, ये पूरी तरीके से ये जो आप करेंगे तो इसमें आपको 30 से 40 सेकंड लगना ही है। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको एक बार मैं करके दिखाता हूँ। একদম এই দুটো আমি ডাক্তারবাবু করছে, আমি বলছি আপনি যখন এই দুটো সাবান দিয়ে ভালো করে ধুচ্ছেন তাহলে আপনার হাতের চেটোর পুরো, এই চেটোর পুরো জায়গায় আপনার যাচ্ছে। তারপরে ডাক্তারবাবু দেখাচ্ছে এই যে যেটা দেখাচ্ছে, আপনি ভালো করে দেখুন, এতে আপনার নখগুলো পরিষ্কার আছে। দ্বিতীয় হচ্ছে যখন আপনি বুড়ো আঙুলগুলো করছেন তাহলে সেই বুড়া, এরপরে যেটা করছেন এইখানটায়, এই তারপরে প্রত্যেক কটা নখ। আর ডাক্তারবাবু আরেকটা জিনিস করছিলেন, যেটা হচ্ছে এই যে এইভাবে যেটা করছিলেন, এটা করার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমরা কেউ খেয়াল করি না, আমরা হাতটা এইভাবে ধুয়ে যাই, কিন্তু আমাদের এই যে জায়গাগুলো এখানে জাম আটকে থাকে। बिल्कुल, देखिए हमें टारगेट करना है ऐसे हाथ के ऐसे एरियाज को जो कि नॉर्मली अगर हम लोग ऐसे करके निकल जाते हैं ना तो वो छूट जाते हैं। व्हाट आर दोज, ये जो है फिंगर वेव्स के बीच जगह, ये नाखून के बीच की जगह। ठीक है, नाखून का फिंगर बेड्स, आपको नेल बेड, आपको ये थम, ये चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, हम अगर ऐसे करके निकल जाते हैं ना तो ये चीजें छूट जाती हैं। तो अच्छे से हाथ धोने के लिए आपको सारे के सारे स्टेप्स को करना चाहिए। ठीक है, और ये एक प्रैक्टिस बनाइए कि हाँ ये करना है हमें। ठीक है, और क्या हमें, अब ये तो हो गए 5 मतलब जो आपके जो स्टेप्स हैं। ठीक है, अब कब कब करना है, कब करना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, कब जो करना है। तो हम लोग जो बोलते हैं 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, ये हमारे हॉस्पिटल के अंदर में होता है। आपके लिए अगर किसी पेशेंट के पास आप जा रहे हैं ना, तो बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, ये 3 चीजें आपके लिए वैलिड है। ठीक है, पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद, और पेशेंट की सराउंडिंग, क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया, पेशेंट की सराउंडिंग में बिल्कुल, तो पेशेंट की सराउंडिंग का टच करने के बाद आपको हैंड हाइजीन करना है। टॉयलेट से आने के बाद ऑब्वियसली हैंड हाइजीन करना है, हैंड वॉश करना है। ठीक है, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है। जब भी आपका हाथ विजिबली सॉइल्ड हो, इसका मतलब कि आपको दिख रहा है कि हाथ में कुछ गंदगी लगी हुई है, हैंड वॉश करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमें हैंड वॉश को बहुत प्रायोरिटी देनी है। अगर हम हैंड वॉश को प्रायोरिटी देंगे ना तो ये जो है ये बहुत हद तक हमें कॉमन बीमारी से बच सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हैंड वॉश करने के साथ और एक आदत कोशिश कीजिए आज से डेवलप करने का कि प्लीज़ डू नॉट टच योर माउथ विथ योर हैंड्स रिपीटेडली। हम लोग क्या है, हमारा एक आदत होता है बातचीत करते करते ऐसे नाक के पास, मुंह के पास, जब तक हमारे हाथ में जम्स है ना वी आर सेफ। लेकिन जैसे ही ये मेरे नाक और मुंह के पास में गया ना, अब हम गए,
ठीक है, हमारा सारा इन्फेक्शन जो है हमने उधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो है एक जो हैबिट होती है हमारी कि करते करते एक बार नाक छू रहे हैं, एक बार मुंह छू रहे हैं, इसको हमें आँख छू रहे हैं, ये इसको हमें जितना कोशिश कर सके उतना कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा जो है इन्फेक्शन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा सके। ডাক্তারবাবুর কথার একটাই বিষয় হচ্ছে হাত হাতের জায়গায় থাক, হাত যতক্ষণ আপনার মুখে না আসছে আপনি অনেকটা সেফটি আছেন। তো সুতরাং যখনই আপনি মানে আপনি যখনই মুখে হাত আনছেন তখন কিন্তু আপনি ডেকে আনছেন কিছু। তবে এটা ঠিক যে ডাক্তারবাবু যে কথাগুলো বললেন, হাত ধোয়াটা আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। দেখুন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাটা ভীষণভাবে দরকার। এবার এটাকে না আপনারা অন্যভাবেও নিতে পারেন। ডাক্তারবাবু যে কটা যেভাবে দেখালেন, যেভাবে আঙুল পরিষ্কার করা দেখালেন, এটা একটা ব্যায়ামের পর্যায়েও ভাবতে পারেন। এটা যতবার আপনি করবেন না, হাতের প্রত্যেকটা আঙুলের সঙ্গে আমাদের শরীরের নার্ভের যোগাযোগ আছে, আর এতে আপনার শরীরের পক্ষে ভালো হবে। আমি এটাই বলছি, পরিষ্কার থাকার জন্য ভীষণভাবে দরকার। ডাক্তারবাবু, আমরা তো এতক্ষণ যা হোক হাত পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছি, এবার আমরা একটু বাইরে যাব। বাইরে যাব বলতে আমরা যখন ট্রাভেল করছি, ট্রাভেল করতে করতে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, ट्रैवल करते समय अगर आपको इन्फेक्शन हुई तो आपका ट्रैवल का प्लान भी जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आप ट्रैवल करते समय जो बेसिक मैंने बोला, हाथ को आपको साफ रखना है। जब भी आप देखें कि आप पे जो है ऐसी जगहों पे गए हैं जहाँ पे कि रिपीटेड, जैसे रिपीटेड आपको किसी ऐसी जगह को छूना पड़ रहा है, ऐसे सरफेसेस को छूना पड़ रहा है जो कि बहुत सारे लोगों ने छुआ होगा। सपोज आपने बस में ट्रैवल किया, बस में आपने ट्रैवल किया, बस में जो पकड़ने वाला होता है, ठीक है, हैंडल्स होते हैं, वो उसको आप तो वो तो बहुत सारे लोग छू रहे हैं, उसमें किसको क्या प्रॉब्लम थी, किसको क्या इन्फेक्शन था, आपको पता नहीं है। तो आप रिपीटेड जब ऐसी जगह को छूते हैं जो कि रिपीटेड बहुत सारे लोग छू रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली टच सर्फेस जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली टच सरफेस अगर आप लोग छू रहे हैं तो आपको हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको ट्रैवल के समय में ध्यान रखना है कि अगर क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि किसको क्या सांस की प्रॉब्लम है आपको पता नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश कीजिए कि खाने की और पीने की चीज़ों पे आप खासकर ध्यान रखें, क्योंकि ट्रैवल के समय में अगर हम गंदा पानी कहीं से पी लेंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, गंदा खाना खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। खाना हमेशा जो है अच्छी जगह से खाएं, खासकर स्ट्रीट वेंडर से मैं बोलूँगा कि आप जो है पार्टिकुलरली वो जो फुचका होता है जिसमें पानी देते हैं, वो मैक्सिमम जगह पे अनहाइजीनिक ही होता है। तो स्ट्रीट फूड्स को अवॉइड करें, अच्छी जगह से खाना खाएं, पानी हमेशा फिल्टर्ड वाटर पिएं। ठीक है, तो ये सब करने से ट्रैवल के समय में आप अपने आप को बचा पाएंगे। একদম। তাহলে বুঝতেই পারছেন, আপনি যখন ঘুরতে যাচ্ছেন, আমি জানি বাঙালি বা বাংলার মানুষ যেমন ভারতের মানুষ চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে ধার্মিক হোক আর একটু ভ্রমণ পিপাসু মানুষ হোক, যখনই ঘুরতে যাবেন এই সাবধানতাগুলো কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে। কারণ ঘুরতে গিয়ে যদি আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, বিমার আপনার শরীরে যদি চলে আসে, তাহলে কিন্তু ঘোড়াটা মাটি হয়ে যাবে। এটা ডাক্তারবাবুর কথা, আমার কথা নয়। তবে আমরা তো বলি একটু সাবধানতা অবলম্বন নিলে আমরা তো সুস্থ থাকবো, আর আপনাদের সুস্থ থাকার জন্যই তো আমাদের এই অনুষ্ঠান। আর এই অনুষ্ঠানের মুখ্য বিষয় যিনি হচ্ছে যে এখন এই মুহূর্তে আসানসোলের সর্বোত্তম পরিকাঠামো নিয়ে যে হাসপাতাল রয়েছে সেটা হচ্ছে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল, যেখানে পরিকাঠামো সর্বোত্তম। আর ডাক্তারবাবুকে আমরা পেয়েছি কিন্তু সেই হসপিটালের দৌলতেই। যা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, ডাক্তারবাবু আমরা একটু বাইরে ট্রাভেলের কথা বললেন, এবার আমরা যদি হসপিটালে যাই, হসপিটালে তো একটা ইনফেকশনের আতুর ঘর বলা যায়। यहाँ से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हॉस्पिटल में होता है। कैसे इसको हम लोग संभले अगर कोई आम आदमी जाए? मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस मैं चाहूँगा कि हम लोगों को जाए कि हम लोग जो कम्युनिटी में जो इन्फेक्शंस देखते हैं वो इन्फेक्शंस और हॉस्पिटल के अंदर में जो इन्फेक्शन देखते हैं वो इन्फेक्शंस दोनों में बहुत अंतर होता है। कम्युनिटी के अंदर के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो इन्फेक्शंस को ठीक करना ईजी होता है। ठीक है, वो इन्फेक्शंस उतने सीवियर नहीं होते हैं, बट जो हॉस्पिटल के इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं। उनको ठीक करने के लिए ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसीलिए हम लोगों को पूरी कोशिश करनी होती है कि हॉस्पिटल के अंदर में इन्फेक्शन कम फैले, और गलती से भी हम लोग हॉस्पिटल के अंदर के जो इन्फेक्शंस हैं उसको हम लोग लेके बाहर नहीं आए। ठीक है, कम्युनिटी में नहीं आए। अब इसके लिए हॉस्पिटल में जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि NABH से एक्रेडिटेड होते हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर में आपको एक प्रॉपर प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। अच्छा। ठीक है, ये प्रोग्राम के अंदर में एक डेडिकेटेड
टीम होती है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, जिसमें नर्सेज होते हैं, जिसमें और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, जिसमें साफ़ सफाई करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स होते हैं, सभी होते हैं इस टीम के मेंबर्स। और हम लोग मिल के ऐसा प्लान करते हैं, ठीक है, कि कैसे हॉस्पिटल के अंदर में इन्फेक्शंस एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम लोग इसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ चीज़ें जो हैं जो कि बहुत बेसिक होती हैं, जैसे कि हैंड हाइजीन, जो हाथ धोने की जो चीज़ें हैं, ठीक है, हैंड हाइजीन हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ता है, ठीक है। जब कब हाथ धोना है, पेशेंट को छूने से पहले, पेशेंट को छूने के बाद, सराउंडिंग को छूने के बाद, ये सारी चीज़ें का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्लव्स का, मास्क का, गाउन का, उसका यूटिलाइजेशन करना होता है, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट है, हॉस्पिटल की जो इन्वायरमेंट है, हॉस्पिटल के जो सरफेसेज हैं, उनको बार बार डिसइंफेक्ट करना होता है, ठीक है। हॉस्पिटल की जो लॉन्ड्री है, वहाँ पे जो कपड़े जो हैं उनको अच्छे से लॉन्ड्री करना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट अगर कोई इल है, ठीक है, किसी को अगर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन की ज़रूरत है, तो उसको बाकी पेशेंट से सेपरेट किया जाता है, उनको एक सेपरेट रूम में दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो उनको हम लोग ऐसा मतलब जिसको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन पे हैं या फिर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, तो उनको एक कोशिश करते हैं कि एक अलग सा रूम दिया जाए ताकि बाकी पेशेंट से वो अलग हो जाए, वो इन्फेक्शन उनको दूसरे तक नहीं पहुंचे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ये तो एक जनरल बातें हो गई। इसके अलावा क्या हो गया कि हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसी प्रोसीजर्स होती हैं हॉस्पिटल्स में जो कि खुद में एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है सीरियस इन्फेक्शंस का। जैसे मान लीजिए किसी को यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है, एकदम यही ठीक बात है, हम यूरिन बोलने का जा रहे थे। कैथेटर लगा हुआ है, तो वहाँ पे उसको यूरिन के कैथेटर से उसकी यूरिन की इन्फेक्शन होने की चांसेज बहुत बढ़ जाती है। किसी को मान लीजिए कि वेंटिलेटर पे है, ठीक है, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन होने के कारण उसको क्या होगा कि वेंटिलेटर से निमोनिया होने की चांसेस, जिसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं, तो निमोनिया होने की चांसेस, सीरियस निमोनिया होने की चांसेस उसकी काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो हम लोग को ऐसे प्रोटोकॉल्स जो कि WHO, CDC और इंडियन के गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर केयर मेंटेन करना पड़ता है ताकि ये सारी चीज़ें नहीं हो। या फिर कोई पेशेंट की सपोज सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद जहाँ पे स्टिच लाइन है, जहाँ पे कि आपको सर्जरी हुई है, उसका जो है उस जगह पे इन्फेक्शन हो गया, तो उसको रोकने के लिए भी बहुत सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं पेशेंट्स में, उसकी स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे उसका प्रॉपर गाइडलाइंस है। हर किसी चीज़ का, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का अपने अपने लेवल की, किस लेवल तक वो जा रहा है बॉडी में, उसके हिसाब से उसकी स्टेरिलाइजेशन होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर हम लोग देखते हैं और उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा इन्फेक्शन का रेट हॉस्पिटल के अंदर बहुत कम रहे। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोग जब इन्फेक्शन कंट्रोल, हॉस्पिटल के अंदर की इन्फेक्शन कंट्रोल की जब बात कर रहे हैं ना, तो इन्फेक्शन कंट्रोल का पार्ट केवल हम लोग नहीं है, आप लोग भी हैं। यही बात बोल रहा हूँ। ये कैसे हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि आप लोग जो कॉमन पब्लिक हैं वो जब हॉस्पिटल में आते हैं, ठीक है, पेशेंट बन के नहीं, आप जब आते हैं विजिटर बन के, ठीक है, पेशेंट के रिलेटिव बन के, तो आप हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल के क्रिटिकल एरियाज में जा रहे हैं, जैसे कि ICU, जहाँ पे कि बहुत सारे वल्नरेबल पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि विजिटर्स की संख्या कम कर सकें, क्योंकि क्राउडिंग होगी, इन्फेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं 1 विजिटर एट ए टाइम, तो एक बार में आप लोग एक एक करके जाइए, ठीक है। और कभी जाएंगे तो आपको बोला जाएगा ठीक है आप हाथ धोइए, आप हैंड को सैनिटाइज कीजिए, आप हाथ को या तो सैनिटाइजर लीजिए, नहीं तो सोप एंड वाटर से आप उसको डिसइंफेक्ट कीजिए। कभी आपको बोला जा सकता है कि ठीक है आप देखिए पेशेंट को टच मत कीजिए, आप पेशेंट को दूर से ही बात कीजिए, पेशेंट के बेड पे नहीं बैठिए। ये चीज़ें जो रूल्स रेगुलेशन जो आपको बताई जाती हैं, आपको लगता होगा कि शायद ज़्यादा कुछ बोला जा रहा है आपको, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसका एकमात्र जो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण है, ताकि हम लोग चाहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर से आप जब जाएं बाहर तो आप कोई इन्फेक्शन को अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कैरी करके नहीं जाएं। इसीलिए जब आप हॉस्पिटल में हैं तो आप हॉस्पिटल के इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम का एक हिस्सा हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए जो डिसिप्लिन्स हम लोग सारे लोग जो है हर 24/7 हम लोग जो मेंटेन करते हैं, एटलीस्ट आप लोग जितनी देर हॉस्पिटल में हैं आपको ही मेंटेन करना होगा, ठीक है। ये आप तो जो बोले हैं ये है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जी, जैसे हेल्थ वर्ल्ड जी, इसी हॉस्पिटल में इतना ध्यान दिया जाता है जी। एकदम मैं इस बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है वो ऑर्डिनरी पीपल है,
अगर दिखा जाए जैसे कोई सरकारी हॉस्पिटल, आप जितना प्रोटेक्शन इधर लेता है उतना प्रोटेक्शन नहीं रहता है। नहीं, मतलब नहीं। उधर जाते वक्त हमारा आम आदमी क्या करे, क्या प्रोटेक्शन ले? मास्क लगाए, हाथ सैनिटाइज करें। हाथ सैनिटाइज कीजिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, सबसे बड़ा जो वेक्टर मतलब विकल होता है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, वो हमारे हाथ ही होते हैं। तो हाथ को जितनी ज़्यादा हो सके सैनिटाइज करें। कोशिश करें कि हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे टच नहीं करें, ठीक है। और जो है नाक पे, अगर आप किसी ऐसे पेशेंट के पास जा रहे हैं जहाँ पे कि आपको मास्क लगेगा, जिसको कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो आपको मास्क का यूज़ करना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा गैदरिंग नहीं करें। आप ज़्यादा गैदरिंग करने से ऐसा तो नहीं है कि आप पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, पेशेंट का इलाज तो पेशेंट जो वहाँ के जो लोग हैं वही कर रहे हैं, तो आप सपोर्ट में हैं। तो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो डिसिप्लिन है एक हॉस्पिटल का उसको मेंटेन करें। একদম খুব ভালো কথা আপনাদের জন্য বলেছে। দেখুন ডাক্তারবাবু যে কথাগুলো বলছে, হসপিটালের পক্ষ থেকে একটা পরিকাঠামো থাকে, যে পরিকাঠামোয় যে আপনি কোনো অসুস্থ কোন মানে ইনফেকশন যাতে আপনার কাছে না পৌঁছায়, এবং তার জন্য বেশ কিছু রুল অ্যান্ড রেগুলেশন তারা রাখে। যেমন ধরুন হসপিটালে কোনো বেডের মধ্যে না বসা, বা নির্দিষ্ট ভিড় সেখানে না করা, আপনার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে কম লোক যত করে, যেটা যেই রুলগুলো থাকে সেগুলো। আর দ্বিতীয়, আপনাকেও সেইভাবে প্রিকশন নিয়ে কিন্তু যেতে হবে। কারণ হচ্ছে আপনি শুধু নিজেরটা বাঁচাচ্ছেন না, সেই সাথে আপনিও তো একটা বাহক হিসাবে আসতে পারেন, মানে হসপিটালে একটা বিমার নিয়ে আসতে পারেন, ইনফেকশন নিয়ে আসতেই পারেন। সুতরাং আমরা মনে করব সেক্ষেত্রে তো হসপিটাল কর্তৃপক্ষ, আপনি যখন জেনারেল কোনো হসপিটালে যাচ্ছেন, দেখুন বড় বড় কর্পোরেট হসপিটাল, হেলথ ওয়ার্ল্ড, আমি বলছি আসানসোলের যে হসপিটাল, এই হসপিটালে যতটা টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়, আমার মনে হয় না অন্যান্য হাসপাতালগুলোতে এগুলো করা হয় কিনা। তবে আপনাকে আরও একটা কথা বলি, ডাক্তারবাবুর কাছে আরও একটা, এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু যেটা চাইছি সেটা হচ্ছে আপনাকে সচেতন করতে চাইছি। এই অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনারা সচেতন হলে আপনারা সুস্থ থাকবেন। একটা হসপিটাল করা মানেই সেখানে আপনাদের রুগী করে নিয়ে আসা না, হসপিটাল কর্তৃপক্ষ চায় আপনারা সুস্থ থাকুন। এবার যে প্রশ্নটা আমার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন, যে একটা নিডিল দিয়ে একাধিকবার ইনজেকশন, নিডিল ব্যবহার করা, এটা কি যুক্তিপূর্ণ? বা এখনকার দিনে এটা তো খুব কমে গেছে, এই কারণে এটাও তো একটা ইনফেকশনের বড় কারণ। एक निडल को एक से ज़्यादा पेशेंट पे यूज़ कर सकते नहीं, यही पूछ रहे हैं ना? हाँ, यही पूछ रहे हैं। ठीक है। देखिए जो लोग निडल्स, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घर पे रख के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, तो उनको घर पे रख के ही उनको इंजेक्शन लग रही हैं, तो उसके लिए उनके लिए जो है ना, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि एक डिक्टम फॉलो कीजिए, 1 पेशेंट 1 निडल 1 सिरिंज, ठीक है। निडल और सिरिंज ये ये आपने देखा होगा, ये स्ट्राइल पैक्स में आते हैं, ठीक है। जो पैकेट रहती है दैट इज स्ट्राइल। अब आपने उसको जब उसकी पैकेट को खोला तो अब वो एक पेशेंट के लिए है वो, ठीक है। आप उसको जब पेशेंट पे आपको वो निडल यूज हो गया, तो ना तो निडल ना ही वो सिरिंज, ठीक है, दोनों को ही आपको डिस्कार्ड कर देना है। और ये बात और भी ध्यान रखनी है कि ये जो निडल है उसमें जब आपने पेशेंट के अंदर वो गया है, जब वो लगा है तो वहाँ पे ब्लड लगा है, ठीक है, पेशेंट का ब्लड लगा हुआ है। आपको ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस की सेफ्टी चाहिए होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस निडल को ऐसे खुले में इधर उधर नहीं रख देना है। रखने से क्या होगा, दूसरा कोई बच्चा है उसका हाथ लग गया, उसको चुभ जाएगा। आपको उसको डिस्कार्ड करना है। कहाँ डिस्कार्ड करना है? एक पंक्चर प्रूफ कंटेनर में, ऐसा कंटेनर जिसको कि आपको ऐसा नहीं कि दबाने से वो दब जाए फिर आपके हाथ में लग जाए, ठीक है। आपको पंक्चर प्रूफ कंटेनर में उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको हमेशा 1 पर्सन 1 निडल और 1 सिरिंज आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रोग्राम एकदम आखिरी जगह पे है एकदम, और हमारे हाथ में बहुत समय कम है, मगर बहुत सारी क्वेश्चन है आपके लिए। मगर एक क्वेश्चन है, किसी का फीवर हुआ, इन्फेक्शन होने का, किसी का फीवर हुआ, बुखार होता है जी, वो क्या करता है, कोई डॉक्टर को पास नहीं दिखाना है भाई, जाओ कोई डिस्पेंसरी में गया, 4-5 दवाई ले लिया, खा लिया। एक तो एक गलत बात है। दूसरा बात, डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दिया है, 2 दिन खाने के बाद उसको तंदुरुस्त हो गया, बस आज नहीं खाना है, ये क्या सही है आपको लग रहा है? देखिए एंटीबायोटिक्स के जो है ना वो एक पार्टिकुलर डोज होते हैं। देखिए आपको फीवर आया है, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि सारे फीवर्स जो हैं वो उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं लगता है। किसी को अगर इन्फेक्शन है भी वो वायरल हो सकता है, और वायरल फीवर के अंदर में बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं होता है, मतलब एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो वायरल फीवर को तो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स देते भी नहीं है।
आप जाएंगे, आपको एंटीबायोटिक बिना मतलब का दे दिया, उसके बाद से क्या होगा, वो बिना मतलब के आपने एंटीबायोटिक्स खा लिए। अच्छा, अब मान लीजिए आपने डॉक्टर के पास गए, आपको डॉक्टर को लगा कि नहीं आपको एंटीबायोटिक देना है, और उसने आपको 7 दिन का एंटीबायोटिक दिया है, ठीक है। तो जो 7 दिन की जो या 10 दिन की जो एंटीबायोटिक दी है ना, वो डॉक्टर ने एक एसेस किया है कि आपको क्या इन्फेक्शन है, और उस इन्फेक्शन में ये पार्टिकुलर एंटीबायोटिक कितने दिनों तक चलेगा। अभी आपने क्या किया, आपने 1-2 दिन खाया, आपको बैक्टीरिया थोड़ा सा किल हुआ, आपको बेटर लगने लगा, आपने छोड़ दिया। अभी इसके बाद से क्या होगा, आपके सपोज आपके बॉडी के 50% बैक्टीरिया मर गए, ठीक है, 50% क्लियर हो गया, बाकी 50% तो बच गए। अब वो जो बच गए ना, उनके अंदर में होंगे म्यूटेशंस, मतलब उनके अंदर में क्या होगी, रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक डेवलप करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपके घर पे आके किसी ने आपको मारा है, तो आप अगली बार क्या करेंगे, ज्यादा अपने पास औजार रखेंगे, आप ज्यादा अपने पास अपने मतलब तैयार रहेंगे कि कोई आएगा मुझे मारने के लिए, तो मैं ज्यादा पलटवार करूंगा। तो आपने बैक्टीरिया भी वैसे ही है, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से आपने मारने की कोशिश की, सब मर जाते, 7 दिन 10 दिन का जो कोर्स था खत्म हो जाता, सारे बैक्टीरिया खत्म, यू आर फ्री। बट आपने 1-2 दिन लेने के बाद छोड़ दिया, बाकी जो बैक्टीरिया थे ना, वो अब ज्यादा स्ट्रांग हो गए। अच्छा, अब इसके बाद से वो फिर पलट के आएंगे, और इस बार वो वाले एंटीबायोटिक से मरेंगे ही नहीं। अच्छा, वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 1-2 दिन लेके खुद से तो दवाइयाँ लेनी ही नहीं है एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर भी जितने दिन का कोर्स बोल रहे हैं उतने दिन करना है, 1-2 दिन लेके छोड़िएगा, बाद में आपको एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। एकदम हमारा बहुत नज़दीक खत्म होने के नज़दीक में है। দেখুন আপনাদের ডাক্তারবাবু যে কথাগুলো বললো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বললো, যে কথাগুলো হচ্ছে যে আপনাদেরকে না ডাক্তারবাবুর একটা ওষুধ লিখে দেয়, সেই ওষুধটার কন্টেন্ট থাকে আপনার কাছে হয়তো 5 দিনের একটা কন্টেন্ট দিয়েছে, আপনি 2 দিন খাওয়ার পর মনে করলেন সেই রোগটা আপনার অনেকটা কমে গেছে, ভালোই আছি, আর খেলে এর একটা সাইড এফেক্ট হবে, এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা আপনাদের মধ্যে চলে, বা আপনাদের কেউ উপদেশ দেয়, আরে শরীর তো ঠিক হয়ে গেছে, এখন আর ওষুধ খাওয়ার কি দরকার। কিন্তু আপনি জানেন না এই যে কোর্সটা আছে, এই কোর্সটা ডাক্তারবাবু যেটা বললেন, হয়তো যারা হিন্দিটা বুঝতে পারছেন না তাদের জন্য বলছি, অতি সাধারণ মানুষের জন্য বলছি, যে দেখুন আপনার না এখানে ডাক্তারবাবু খুব সুন্দর একটা কথা বলেছে, যে আপনি কারোর সঙ্গে লড়াই করছেন, লড়াই করার পর আপনি 3 দিন লড়াই করার পর আপনি ভাবলেন ও তো হেরে গেছে, ওকে ছেড়ে দিলেন, কিন্তু অপোনেন্ট কিন্তু সেই শক্তিটা জোগাড় করছে পরবর্তীকালে আপনাকে কিভাবে আঘাত করবে। অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াটা বা ভাইরাসটা ওয়েট করছে আরও বেশি শক্তি দিয়ে আপনার সঙ্গে লড়াই করার জন্য। একদম আমাদের প্রোগ্রামের শেষ পাতায় আমি একদম ডাক্তারবাবুকে ছোট্ট করে আমাদের প্রোগ্রাম একদম শেষে ওভারঅল ইনফেকশন নিয়ে একটু সাজেস্ট যদি আমাদের ऑडियंसকে করেন যে কি করলে ভালো হয়, কি করলে ভালো। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने बोल दी है, हैंड हाइजीन जो है वो आप मेंटेन कीजिए, हैंड वॉशिंग के प्रैक्टिस को अपने यहाँ पे लेके आइए, अपने रेगुलर लाइफ में लेके आइए, अपनी इम्यूनिटीज़ को स्ट्रांग रखिए। वैक्सीनेशन जितने भी होते हैं, पीडियाट्रिक वैक्सीनेशंस हैं, एडल्ट वैक्सीनेशंस हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, वैक्सीनेशन जरूर लीजिए। और जैसे आपको जैसे मॉस्किटो बॉर्न जो इन्फेक्शंस हैं उसके लिए जो भी आपकी जो प्रैक्टिसेज है, मॉस्किटो नेट्स का यूज कीजिए, ये सब आप कीजिए। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि देखिए, प्रिवेंशन की जो बातें हैं ये आधे से ज़्यादा बातें लोगों को पता होती हैं, ठीक है। ये आप भी बात कर रहे हैं, आपको पता होगा, आपको लग रहा होगा अरे ये डॉक्टर हो कि ऐसी बातें बोल रहा है जो कि जनरल पब्लिक भी जानती है। लेकिन मुझे आपको एक बात बोलना है कि हम लोग जब किसी चीज़ को पूरा कर रहे होते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉलेज, एक एटीट्यूड और एक प्रैक्टिस। तो नॉलेज है बट एटीट्यूड नहीं है करने का। हमने देखा है, मास्क हमने लगाया है कोविड में, मास्क जो है वो नाक के नीचे है, मुंह के नीचे है, दिस इज एटीट्यूड प्रॉब्लम, ठीक है, कि करना नहीं है। फिर प्रैक्टिस की बात होती है। मान लीजिए किसी को आपने बच्चों को स्कूल में बोला कि भाई अब बच्चे आप खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धो लेना, बच्चे को आपने सिखा दिया, बच्चा हाथ धोना भी चाहता है, बट स्कूल में पता चला वहाँ पे जो हैंड वॉशिंग सिंक है वहाँ पे हैंड वॉश ही नहीं है, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो छोटे छोटे जो बैरियर्स हैं ना, नॉलेज आपके पास हो गई, अपना एटीट्यूड बनाइए कि आपको वो फॉलो करना है, और उसके लिए जो जो आपको रिक्वायरमेंट्स है ना उनको दीजिए ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तभी हम लोग ये कंप्लीट चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করব। ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ। আপনারাও সুস্থ থাকবেন, সচেতন থাকবেন, আর অবশ্যই দেখবেন হেলথ এক্সপ্রেস। আর এর স্পন্সর সৌজন্যে যারা আছেন সেটা হচ্ছে হেলথ ওয়ার্ড হসপিটাল আসানসোল। আজকের মতো এখানে অনুষ্ঠান শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।
এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।